नमस्कार। अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे संधि की। व्याकरण का शानदार चैप्टर है संधि। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे एक दिन, सबसे पहले शुरुआत में बात हुई थी वर्ण विचार की। वर्ण क्या था, इसकी चर्चा अपन ने की, इसको विस्तृत रूप से पढ़ा, 3-4 क्लासों में पढ़ा इसको। तो आज संधि की बात करने से पहले वर्ण इसलिए बताना जरूरी है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेंगे संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो ये दो वर्ण कौन से होते हैं? स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि वर्ण की बात हुई है तो दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और उसके बाद में अगर संधि की परिभाषा की बात करें, वर्ण वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ये बात तो अपनी हो चुकी है, बार बार कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आज बात करेंगे संधि की। तो संधि की परिभाषा, संधि क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न परिवर्तन को, उत्पन्न बदलाव को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परस्पर ना आपस में मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। नॉर्मल परिभाषा है, परिभाषा कभी भी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न अगर विकार है तो उसको संधि कहा जाता है। और दो शब्दों का अगर मेल हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होता हो उसे समास कहा जाता है। इतनी सी बात करते हैं। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहली वर्ण की बात है तो वर्णों के परस्पर मेल से, वर्णों के परस्पर मेल से, ये ध्यान रखना है खास बात। और वर्णों की चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से बता दूं। वर्ण का अगर रूप देखें तो एक व्यंजन के रूप में, दूसरा स्वर के रूप में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जैसे वही नॉर्मल बात आप सब जानते हैं, विद्या प्लस आलय विद्यालय, राम प्लस अवतार राम अवतार। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों? तो ये बातें अपन हिम धन आलय बचपन से पढ़ते आ रहे, कक्षा 5-6 से पढ़ते आ रहे, 3-4 से भी बढ़ाने लगे आजकल। तो ऐसी स्थिति में हम ये तो समझ गए हिम धन आलय हिमालय, लेकिन ये बनता क्यों है? स्वरों का मेल हो सकता है, व्यंजन का मेल हो सकता है। तो आपको यही समझना है, आपको मुख्य रूप से यही छोटी छोटी बातें समझनी है कि व्यंजन कौन सा है, स्वर कौन सा है, वर्ण कहाँ से मेल हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं है तो इस मैं में अगर ये मैं हलंत है तो व्यंजन है, और पूरा है इसका मतलब इसमें स्वर है। तो ए और आ मिला तो हिमालय हो गया, ए और आ दोनों मिलकर के आ हो गया। तो कहने का मतलब संधि की परिभाषा में क्या बताती है? दो वर्णों का परस्पर मेल और उससे उत्पन्न विकार, तो ही क्या है? संधि है। एक बार फिर से समझेंगे, दो वर्णों का परस्पर मेल है। अब बात करते हैं, अगर दो वर्णों का मेल हो रहा हो, जैसे उद धन योग, यहां भी तो दो वर्णों का मेल है। तो ऐसी स्थिति अगर हो जाए तब क्या करें? जैसे सम धन उत्पन्न, इस प्रकार की स्थिति हो जाए तब क्या करें? तो इसको कहा जाता है सहयोग, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तक परिवर्तन नहीं हो तब तक उसे संधि का रूप नहीं दिया जा सकता। तो दो या दो से अधिक वर्णों से उत्पन्न विकार अगर परिवर्तन के रूप में बदलता है तो वो क्या है? संधि है, अन्यथा क्या है? संयोग है। ठीक है, अब बात करते हैं संधि के प्रकारों की। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार 3 प्रकार की है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
ठीक है। आगे अपन बात करते हैं संधि के प्रकारों की। संधि 3 प्रकार से हो सकती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपको समझना क्या है, स्वर से स्वर का जहां मेल होता हो, स्वर से स्वर का जहां मेल होता हो, ध्यान देंगे भाई, स्वर से स्वर का मेल, तब स्वर संधि है। लेकिन स्वर के साथ में या व्यंजन के साथ में अगर स्वर या व्यंजन का मेल हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वो व्यंजन संधि कहलाती है। और तीसरा प्रकार रहेगा कि अगर विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ण का मतलब क्या है कि वो वर्ण स्वर भी हो सकता है और वो वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग के बाद में अगर किसी भी प्रकार का वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में वहां विसर्ग संधि होती है। ध्यान देंगे, बात करेंगे संधि विच्छेद की। तो संधि विच्छेद क्या है, जो संधि का पद है उस पद को समझना और उस पद को समझ करके उच्चारण करते हुए उसको अलग अलग वर्णों में विभाजित कर देना। जहां तक संभव हो 2 पद बनते हो तो 2 बनाओ, 3 पद बनते हो तो 3 बनाओ, लेकिन उचित रूप से जिसका अर्थ भी बनता हो कुछ। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि, तो छोटी सी बात करते हैं, संधि विच्छेद क्या है, संधि युक्त पद को समझकर उसके अर्थों को अलग अलग करना। संधि युक्त पद को समझकर संधि युक्त पद को समझकर उसके वर्णों को अर्थयुक्त अलग अलग करना, अर्थयुक्त अलग अलग करना। ये क्या है, संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद कैसे, एक बार समझेंगे। जैसे देवालय, एक शब्द देवालय। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको समझना है। शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को 3 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद अपने आप आपके दिमाग में जो आता है वही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देवालय 3 बार उच्चारण करके देखें तो 2 शब्द आएंगे, एक देव, इसको देवा कह सकते हैं एक बार के लिए समझने के लिए, एक लय, लेकिन अर्थ नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब लय लिख दिया और देव लिख दिया तो अर्थ है, कुछ न कुछ अर्थ है। फिर भी यहाँ आग की जो मात्रा है उस आग की मात्रा को इधर कर देते हैं तो ये बनेगा आलय। क्या बनेगा, आलय। आलय शब्द का अर्थ होता है घर, ठीक है। हालांकि कई कहेंगे कि लय का अर्थ भी तो होता है लय ताल, लेकिन आग की मात्रा का सवाल है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है, ये भी समझना है। तो आलय एक अलग शब्द हो गया, देव एक अलग शब्द हो गया। पूरे शब्द को समझा, उच्चारण किया, उच्चारण करने के बाद इसको अलग अलग कर दिया, यही समझना है। और भी 1-2 उदाहरण से समझे। जैसे कई लोग कहते हैं कि संधि जो विच्छेद होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि संधि का विच्छेद हम लोग कहते हैं, ये बात प्राय सब अमूमन जानते भी हैं, लेकिन संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है क्या, तोड़ना। लेकिन क्या इसका सही विलोम शब्द यही है, क्या यही है? नहीं, इसका विलोम शब्द होता है, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। ये ध्यान रखें, परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि छोटी छोटी बातों को साथ लेके चल रहे हैं। अब बात करेंगे संधि के विभाजन की। और संधि के विभाजन में अपन ने पढ़ा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा बात देखो, स्वर की नाम आई है, अगर नाम स्वर का आया है तो निश्चित रूप से स्वरों का ही मेल है, यहां कोई व्यंजन नहीं होगा। स्वर से स्वर का मुकाबला होगा, तो जहां स्वर से स्वर या 2 स्वरों के आपस में मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। आपस में मेल से उत्पन्न परिवर्तन
को स्वर संधि कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, परीक्षाओं में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना समझने के लिए। अब देखिए ध्यान से, अब आपके दिमाग में वो स्वर आने चाहिए जो स्वर अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से स्वर? तो स्वर सबसे पहले ए, ई, उ, री, 4 स्वर ये हो गए। इसके बाद में आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 स्वर है। 4, 7, 11 स्वर, ये ध्यान रखनी। अब 11 स्वर है तो इन्हीं के साथ में परिवर्तन है। इन्हीं के साथ में परिवर्तन एक तो समझना है कि अगर अपने ही वर्ग के साथ में कोई परिवर्तन हो रहा हो, स्वजातीय परिवर्तन। स्वजातीय का मतलब ए का अगर एक के साथ में मेल हो रहा हो तो आ बनेगा, ये स्वजातीय है। ई का अगर ई के साथ में है तो दीर्घ ई बनेगा, ऊ का ऊ के साथ में है तो दीर्घ ऊ बनेगा। ये कॉमन बात। अब देखो ये दो मिलकर के बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ए या आ का मेल हो रहा हो, ए या आ के बाद में अगर ए या आ का मेल हो रहा हो तो ये क्या बनेगा? आ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आ भी इसी से मिलकर के बना है, दोनों ए मिलकर के आपस में मिलकर के बने। और ऐसी स्थिति में छोटी ई और बड़ी ई के साथ में अगर छोटी ई बड़ी का मेल हो तो ऐसी स्थिति में बड़ी दीर्घ ई, ठीक है। और ह्रस्व उ दीर्घ उ के बाद में अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलता है तो दीर्घ उ बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। अब ये तो हुई सामान्य स्वजातीय बात। अब बात आती है विजातीय। विजातीय का मतलब क्या है कि ए के साथ में अगर ए के अलावा या आ के अलावा कोई भी दूसरा स्वर मिल रहा है, चाहे वो ई हो, चाहे वो उ हो, चाहे वो ए हो, चाहे ऐ हो, कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या है? सब विजातीय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो पहली बात, स्वजातीय कौन से होते जाते हैं, विजातीय कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि स्वरों के प्रकार हो गए। स्वरों के अपन स्वरों की संख्या भी जान ली वापस एक बार के लिए। तो स्वरों की संख्या जान करके स्वरों के प्रकार जान लिए। प्रकार जानने के बाद स्वर संधि की बात कर रहे हैं। स्वर संधि की बात पूरी होती है। पूरी होने के बाद में अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। स्वर संधि के उदाहरणों को अपन 1-2 उदाहरण से समझ भी चुके हैं, फिर भी 2-3 उदाहरण से बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक शब्द है राम धन अवतार है। परीक्षा में नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, नहीं आएगा। क्योंकि जो परीक्षाओं में आते हैं वो कुछ ऐसे नहीं होते, अलग से होते हैं, जिनको मैं अलग चर्चा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। ध्यान देंगे, यहाँ मैं में ए है और यहाँ सामने ए है, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्वर हैं तो ए और ए मिलकर के आ बनता है। ऐसी स्थिति में राम अवतार बनेगा, ठीक है। और इसके बाद राम धन इंद्र, यहां देखिए आप ए है लेकिन यहाँ ई है, स्वजातीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो ए या आ के बाद में ई या ई मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो ए में बदलता है, परिषद बनेगा रामेंद्र, ठीक है। अब जैसे एक शब्द की और बात करते हैं, शिव धन उपासना। शिव धन उपासना, यहाँ ए है यहाँ उ है, अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में शब्द क्या बनेगा? ए या आ के बाद में उ या उ मिलता है तो ओ बनता है, ये शब्द बनेगा शिवोपासना। कहने का मतलब स्वर के साथ में कुछ भी परिवर्तन हो रहा हो तो स्वर संधि है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, परि धन आवरण। परिधन आवरण, यहाँ रे में ई मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? ई मिला है, अंतिम परि पर है ई, इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से बोलते हैं। तो अब ई है, ई के सामने अगर असमान स्वर होता है तो आगे की कंडीशन से पता चलता है कि ई का ये हो जाता है, क्या हो जाता है?
ई का ये हो जाता है, ई का ये होने के बाद इसमें आ मिलता है और ये शब्द बनता है पर्यावरण। ठीक है, अब एक उदाहरण और समझेंगे, जैसे वधु धन आगमनम, वधु धन आगमनम, यहाँ ऊ है, ऊ के बाद में आ रहा है, आगे की कंडीशन हमें बताती है कि ऊ का वह हो जाता है और इस बनेगा वधवागमन। ठीक है, इस प्रकार से स्वर का जहां मेल होता हो वहां स्वर संधि होती है। अब बात करते हैं स्वर संधि के प्रकारों की। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार है, ये चर्चा का विषय रहता है। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। 5 प्रकारों की अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि के प्रकार, अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इनके नाम हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ध्यान देंगे आप सभी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, दिगु व्रियादि इस प्रकार से एक साथ भी बोला जा सकता है, याद रखने के लिए। दिगु व्रियादि, याद रखने के क्रम से बोल सकते हैं, यह आ गया और आदि का आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार हो सकते हैं। 5 प्रकारों के बाद में अब एक एक की अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक में सबसे पहले दीर्घ संधि को लेते हैं। क्या लेते हैं? दीर्घ संधि को लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, इसको समझना है कि दो समान स्वर आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन उसका दीर्घ रूप हो रहा है। क्या हो रहा है? दीर्घ रूप। अब जैसे दीर्घ रूप की चर्चा करें तो आपको पहले ध्यान रखना है ए का दीर्घ रूप क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था, ए का दीर्घ रूप आ होता है और ई का दीर्घ रूप बड़ी ई होता है, जिसको दीर्घ ई बोलते हैं। ई का उच्चारण विशेष रूप से ई और ई के क्रम में होता है और उ इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब दीर्घ रूप हो रहा है। दो स्वर मिलेंगे, समान स्वर, सजातीय स्वर मिलेंगे और उनमें परिवर्तन होने के बाद दीर्घ रूप होगा, उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो दो समान स्वर हरिस्व हो या दीर्घ हो, जरूरी नहीं, यहाँ दो आ भी मिल सकते हैं। दो आ मिलकर के भी आ बनाया जा सकता है। दोनों दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई का रूप हो सकता है। दीर्घ ऊ मिलकर के भी दीर्घ ऊ का रूप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान देंगे स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले अपन बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि है क्या? तो दो समान सजातीय स्वर वर्ण होते हैं, उन वर्णों का आपस में परस्पर मेल हो रहा हो तो उनमें दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ रूप का मतलब अपन ने पहले समझ लिया कि दीर्घ रूप का मतलब आ, ई और दीर्घ ऊ है। क्या है? यही दीर्घ रूप है। तो आप समझेंगे कैसे। अब 3 प्रकार की स्थिति अपन दीर्घ संधि को समझने के लिए 3 प्रकार समझेंगे। ए या आ के बाद में अगर ए या आ हो तो ऐसी स्थिति में उनका दीर्घ रूप आ हो जाता है। क्या होता है? आ हो जाता है। तो ध्यान दें, अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, ए यहां भी है, ए यहां भी है, दोनों ए मिलकर के आ हो गया और शब्द बना अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शब्द का अंतिम अक्षर जहां से वापस शुरुआत होती हो तो ऐसी स्थिति में उसको अंत्याक्षरी बोला जाता है। स्व धन अध्याय, स्वाध्याय। ध्यान रखें यहां वह, इस वह में ए मिला है और ए सामने है, दोनों ए मिलकर के आ हो गया। लेकिन अगर बात है स्वागतम की तो यहां इस प्रकार से नहीं हो सकता स्वधन आगतम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इस प्रकार से होता है सुधन आगतम। सु यानी अच्छा, आगमत, आगतम यानी आना। तो जो अच्छा आना होता है उसको स्वागतम कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्व है, ये जो स्व है
स्वाध्याय वाला। तो इसमें स्व का अर्थ होता है अपना। क्या अर्थ होता है? अपना। स्वाध्याय अपना अध्याय। तो इसमें इस प्रकार से आ हो गया। फिर एक बार ये शब्द पूछा गया था, कारावास शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो कारावास शब्द में कारा और आवास, कारा कहते हैं जेल को और आवास जहां रहते हैं। तो जहां जेल में रहने को क्या कहते हैं? कारावास कहते हैं। अक्ष और अंश, अक्षांश ए और ए मिला। फिर वार्ता धन आलाप, यहाँ आ है और यहाँ आ है। वार्ता बातें, आलापन करना, बातें करना, उसको वार्तालाप कहते हैं। श्रद्धा धन अंजलि, श्रद्धांजलि, यहाँ आ है यहाँ ए है। सिस्टम भी यही है। ए के बाद में अगर ए हो पहली स्थिति, ए के बाद में आ हो दूसरी स्थिति, आ के बाद में ए हो तीसरी स्थिति और आ के बाद में आ हो ये चौथी स्थिति। कैसी भी स्थिति हो तो इनका दीर्घ रूप ही बनना है। इसके बाद में दीक्षा धन अंत दीक्षांत, यात धन आयात, यात यानी जाना, आयात यानी आना। जो आना और जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको यातायात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यातायात बोला जाता है। इसके बाद में इसका दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ए से, दूसरा ई से। ई छोटे ई में छोटी ई मिला, पहला स्टेप। छोटी ई में दीर्घ ई मिली, दूसरा स्टेप। फिर तीसरा है दीर्घ ई में छोटी ई मिली, ये तीसरा। दीर्घ ई में बड़ी ई मिली, ये चौथा। तो कहने का मतलब चार प्रकार से हो सकता है। तो बनेगा क्या? दीर्घ रूप बनेगा हरि धन ईश, हरीश, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, परिधन इच्छा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। परिधन इच्छा परीक्षा, परिधन इच्छा परीक्षा। सतीधन ईश, सतीश, सतीधन ईश, सतीश। समास में भी पूछा जाने वाला शब्द है और साथ के साथ संधि में भी पूछा जाने वाला है। ध्यान रखें, सती, सती शब्द का अर्थ क्या है? सतियों का है ईश जो, या सती का है ईश जो, तो शिव, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखें मुख्य रूप से। क्षिति धन ईश, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, ईश यानी स्वामी, मालिक। तो पृथ्वी का जो मालिक होता है, जो राजा होता है, उसको क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज का अर्थ क्या है? राजा। क्या अर्थ है? और सतीश का अर्थ है शिव। इसके बाद में श्री धन ईश, श्री लक्ष्मी का प्रियवाची है, ईश लक्ष्मी का जो स्वामी है उसको श्रीश कहा जाता है। भगवान विष्णु को श्रीश कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नारी धन ईश्वर, यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन रहे हैं। यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, दोनों मिलकर के दीर्घ है। लेकिन यहाँ हरिश्व ई है, यहाँ दीर्घ है, फिर भी दीर्घ है। यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, फिर भी दीर्घ। यहाँ है हरिश्व, यहाँ है दीर्घ, यहाँ हरिश्व, यहाँ दीर्घ, यहाँ हरिश्व, यहाँ दीर्घ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार छोटे भी हो जाए। छोटा कैसे समझे? जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र। तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है? हमेशा के लिए बता दूं कि अगर इंद्र शब्द आ रहा हो शब्द के अंत में तो हमेशा ही आपको छोटी ई लगानी है, और ईश या ईश्वर शब्द आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा क्या लगानी है? दीर्घ ई लगानी है। तो ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। उ या उ के बाद में, उ या उ के बाद में अगर उ या उ आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में ओ करते हैं। क्या करते हैं? ओ। उदाहरण से देखेंगे, भानु धन उदय, दोनों जगह उ है, दोनों हृस्व है, लेकिन करना क्या है? सॉरी एक मिनट, यहां से देखेंगे उ या उ के बाद में अगर उ या उ आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में दीर्घ उ करते। क्या करते हैं? दीर्घ उ। भानु धन उदय, भानुदय। क्या करते हैं? भानुदय, दीर्घ रूप हो गया। अनुधन उदित, अनुदित। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब उपसर्ग पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अनुदित शब्द मैं आपको फिर से बताऊंगा एक बार। अन्य धन उदित, ये तो हो गया इस प्रकार से। ये तो बनता है अनुदित, एक बनता है अनुधन उदित, ये बनता है इस प्रकार से अनुदित। तो ये अलग है, ये अलग है। ध्यान रखें, दोनों जगह अलग अलग शब्द काम में आते हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। पहले भी चर्चा हो चुकी है इनकी। अब इसके बाद में गुरु धन उपदेश। गुरु शब्द में मुख्य रूप से ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं और परीक्षाओं में यही गलती आपको माइनस मार्किंग पे ले जाती है। तो आपको ध्यान रखना है,
गुरु शब्द का रू हमेशा ही ह्रस्व होता है। गुरु का पद तो बड़ा होता है, लेकिन गुरु शब्द में जो रू होता है वो सदैव के लिए क्या होता है, ह्रस्व होता है, छोटा होता है। बड़े रू की पहचान है, उसमें गांठ लगेगी इस प्रकार से। ये कब बनता है, दोनों ऊ मिलकर के आपस में बनता है। आगे देखिए, सिंधु धन उर्मी। उर्मी शब्द में ऊ हमेशा बड़ा आता है, ये भी आपको नोटिस करना है। सिंधु धन उर्मी, सागर की लहरें। चमू धन ऊर्जा, सेना की ताकत। चमू का अर्थ होता है सेना, चमू धन ऊर्जा, सेना की ताकत। भू धन उष्मा, भू यानी धरती, उष्मा धरती की जो गर्माहट होती है उसको भूष्मा बोला जाता है। भू धन उदरवय, वधु धन उत्सव। इस प्रकार से एक भी अगर आपको उदाहरण समझ में नहीं आ रहा हो, या ऐसा हो कि आपको अगर ये समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आज तक अपन ने पढ़ी है दीर्घ संधि, अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में गुण, वृद्धि और इसके स्वर संधि के अन्य भेद। तो अभी तक आपने अगर अभ्युत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।